हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम जो हिंदी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। और कौन सा सिलेबस, किस बात का सिलेबस है? एचएसएससी जो टीजीटी स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? एज एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है हिंदी का वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो, इतना आप सभी को पता है क्या कि एक मिनट, इतना आप सभी को पता है कि जो आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसके दो पोर्शन किए गए हैं। एक पोर्शन तो कौन सा है? जनरल पोर्शन है। एक तो जनरल पोर्शन है और एक आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। एक क्या है आपका? सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जो जनरल पोर्शन है वो भी 50 मार्क्स का है और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी 50 मार्क्स का है आपका। ठीक है, तो ये जनरल का आप सभी को पता चल चुका है। ऐसी बात नहीं है कि जब आपने फॉर्म फिल किया है और आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जनरल पार्ट का नहीं पता। आपको अच्छी तरह पता है कि इसके अंदर ईवीएस का पोर्शन भी आएगा, हरियाणा जीके भी पूछी जाएगी, रोड सेफ्टी का भी आएगा और पेडागोजी। यानी कि इसके अंदर 4 पोर्शन इन्होंने बना दिए भाई। ईवीएस पूछी जाएगी, 20 नंबर की आपकी हरियाणा जी की आएगी, 5 नंबर की आपकी रोड सेफ्टी आएगी, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन आपने ये सारा अच्छी तरह देख लिया होगा, सिलेबस सबके पास होगा, पढ़ लिया होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं? अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है वो जो हमारा पूछा जाएगा वो कितने नंबर का? 50 नंबर का हमारा होगा। ठीक है, और बहुत अच्छा इन्होंने सिलेबस दिया है, मजेदार सिलेबस है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो इसको कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला इन्होंने पोर्शन क्या बनाया? हिंदी साहित्य का इतिहास। जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इन्होंने तो बस इतना लिख दिया कि भाई हम लोग आपसे आदिकाल के बारे में पूछेंगे, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में और आधुनिक काल के बारे में। इन्होंने तो इतना लिख दिया, लेकिन ये पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि ये कितना बड़ा एक सागर है, इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसको तैयार करना जो है ना वो अपने आप में एक महाभारत है। क्योंकि ये कुछ छोटा थोड़ी ना है। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसके अंदर आपको आदिकाल का पढ़ना है। आदिकाल तो खैर इतना बड़ा नहीं है फिर भी, लेकिन जो ये भक्ति काल रीति काल भी ठीक ही है। आधुनिक काल बहुत बड़ा है, क्योंकि आधुनिक काल के अंदर बहुत सारी धाराएं भी आगे चली थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम बात आदिकाल की बात करें तो आपको सारा कुछ पढ़ना है इसके अंदर। यानी कि जो रासो साहित्य है, रास साहित्य है, सिद्ध है, जैन है, नाथ है, सबके बारे में पढ़ना है आपको। जितना भी आदिकाल के अंदर जो भी लिखा गया उनके बारे में आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इन कालों की उत्पत्ति कैसे हुई, आदिकाल की, भक्ति काल की और रीति काल की और आधुनिक काल की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, उत्पत्ति के कारण भी तो आपको पता होने चाहिए। फिर समस्याएं क्या क्या थी और विशेषताएं क्या क्या है। इस इन कालों के, चारों कालों के प्रमुख कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में और रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन से प्रमुख, जो मेन मेन कवि कौन कौन से हुए, क्या क्या उन्होंने रचनाएं लिखी। ठीक है, और क्या क्या इस काल की विशेषताएं हैं, क्या क्या समस्याएं थी, इस काल की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कौन से सन में हुई, ये सारी बातें आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको पूरा का पूरा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, और फिर भक्ति काल के अंदर आपको पता है कि भक्ति काल के अंदर तो वैसे 2 धाराएं चली थी, 2 धाराएं आगे 4 में बट गई थी। राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और अपना जो निर्गुण काव्य है, सूफी काव्य है, संत काव्य है, कितने धाराओं के अंदर ये बट गया था। अनेकों कवि हुए, अनेकों लेखक हुए, उन्होंने जो लिखा सबके बारे में पढ़ना है। रीति काल के अंदर रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, तीनों प्रकार के कवि आपको पढ़ने पड़ेंगे कि जो रीति जो काल है वो कैसे चला, कैसे आगे फिर ये बदला। और आधुनिक काल का तो कहना ही क्या, ये तो बहुत बड़ा है ना। इसके अंदर तो आपका जो है भारतेंदु युग आ जाएगा, द्विवेदी युग आ जाएगा, छायावाद आ जाएगा, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, तार सप्तक है, नई कविता है, वो सारा का सारा मामला आ जाएगा। ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी मैंने आपको ऐप पर करवाया हुआ है, जितना लिटरेचर करवाया हुआ है वो इनफ है इसके लिए। आपको ना तो कोई कोई बुक देखनी है, ना आपको कोई कॉपी देखनी, ना कोई किताब देखनी। जितना मैंने आपको करवा दिया वो इस पेपर के लिए बहुत है।
अगर आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लिया ना तो उससे बाहर क्वेश्चन जाने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत गहराई से करवाया हुआ है, सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवा रखी है। फिर देखिए, अब आपको ये जो गद्य की विद्याएं हैं, आपको कहानी पढ़नी है, नाटक और उपन्यास, बस 3 विद्या के बारे में पढ़ना है। देखो, जो काव्य होता है वो 2 प्रकार का होता है। काव्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है गद्य और एक क्या होता है? पद्य। एक तो पद्य होता है और एक क्या होता है? गद्य। पद्य के अंदर तो केवल पोइट्री होती है, लेकिन गद्य के अंदर रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी, बहुत सारा मामला है। तो आपको क्या करना है? आपको केवल कहानी के बारे में पढ़ना है, नाटक के बारे में और उपन्यास के बारे में। तीनों करवाया हुआ है या नहीं? बोलो, करवाया हुआ है ना? जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं उन सब की कहानियों के बारे में भी मैंने बता दिया, करवाया था ना। कहानी के बारे में मैंने आपको, कि कहानी के लिए हमने किसको? प्रेमचंद को सेंटर में माना था। प्रेमचंद से पहले की कहानियां, प्रेमचंद के बाद की कहानियां, प्रेमचंद के काल की कहानियां। इसी तरह मैंने आपको नाटक का करवाया था, जयशंकर प्रसाद को सेंटर में माना था। जयशंकर प्रसाद से पहले के नाटक, जयशंकर प्रसाद के काल के नाटक और बाद वाले नाटक, वो सारे करवाए हैं। उपन्यास भी आपको सारे करवाए हुए हैं, आपको केवल वही रिवाइज करना है बस। फिर देखो तीसरे नंबर पर क्या है? अब ये आपका जो है ग्रामर का पोर्शन आ गया। अब आपका क्या? ग्रामर का जो है पोर्शन आ गया। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ना है डीपली, लेकिन पढ़ना डीपली है क्योंकि भाई कंपटीशन ज्यादा है और जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी वो उतना स्कोर कर जाएगा। देखो, क्रिया के बारे में, क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्या है, कारक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर काल किसे कहते हैं, विकारी और अविकारी। अब ये जो विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी तो हैं। आपको अविकारी के बारे में भी पढ़ना है कि जो 5 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रत्यय की भी नॉलेज होनी चाहिए, और ये सारा कुछ मैंने आपको करवाया हुआ है। फिर आपको वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। कि जो वर्ण है उसका टॉपिक तो काफी लंबा है, मैंने आपको लगभग 4 लेक्चर में, ये 4 घंटे में करवाया हुआ है, बहुत डीपली करवाया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। शब्द के बारे में पढ़ना है आपने, वाक्य के बारे में पढ़ना है। फिर समास, संधि, अलंकार, ये बताओ, ये भी आपको डीपली पढ़ने हैं अच्छी तरह से। फिर जो अन्य पार्ट है, यानी कि विलोम, पर्यायवाची और अनेकार्थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि आप विलोम पूछे जाएंगे, आपसे पर्यायवाची पूछे जाएंगे और अनेकार्थी भी पूछे जाएंगे, यानी कि शब्द एक होगा, अर्थ क्या होंगे उसके? अनेक होंगे। तो आपसे अनेकार्थी भी पूछे जाएंगे, विलोम, पर्यायवाची और अनेकार्थी। अब देखो यहाँ पर ये जो लास्ट में इन्होंने क्या दिया, हिंदी गद्य और पद्य, इन्होंने दिया है हिंदी गद्य और पद्य। पद्य का मतलब पोइट्री और गद्य का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया कि नाटक है, कहानी है, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, है ना, निबंध, उपन्यास, जितनी भी साहित्य की विद्याएं हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? गद्य के अंदर आ जाती है। वो सारी की सारी किस में आती है? गद्य के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब 2 साइड हमारा दिमाग जा रहा है, हमारा जो माइंड है ना वो 2 साइड जा रहा है। एक तो ये भी हो सकता है कि आपको ये पूछ ले कि पद्य की जितने भी ये गद्य पद्य के अंदर जो आगे धाराएं चली है ना गद्य की, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। या जब ये ग्रामर का पोर्शन देने के बाद लास्ट में दिया तो मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है यहाँ पर आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक जो आपका गद्य पद्य है ना, यानी कि जो आपकी पोइट्री है और जो आपके लेसन है, आपसे उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि 50 नंबर का है, अच्छा खासा वेटेज दिया इन्होंने 50 नंबर। तो वहां पर आपसे पूछ सकता है कि मान लो कोई 6ठी की कोई नाटक के बारे में पूछ लिया कि इसके अंदर बताओ ये जो लेसन है ये नाटक है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। जैसे अब आपके इसमें एनवीएस के अंदर पूछा गया था, केवीएस के अंदर पूछा गया था, सेम वही पोर्शन, सेम वही बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको 6ठी से लेकर जो 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है ना वो भी आपको पढ़नी चाहिए भाई। जहां तक मेरा सजेशन है आपको एनसीईआरटी की 6ठी से 10वीं तक की जो किताबें हैं ना वो आपको पढ़नी चाहिए, और वो ज्यादा दिन का मामला नहीं है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ी है, अभी जब आपने अभी केवीएस का पेपर दिया तो आपने वो पढ़ा है सारा का सारा मामला। अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा हो ना, अगर किसी ने केवीएस का पेपर ना भी दिया हो
तो ये जो मामला है ना, ये सिर्फ 5-7 दिन का है, क्योंकि हमने मोटा मोटा पढ़ना है, हमने मोटा मोटा बस मोटी मोटी बातें पढ़नी है कि ये जो कविता है ये किसकी लिखी हुई है और कविता के अंदर केंद्रीय भाव क्या है, समझ गए। और ये जो लेसन है ये क्या है, जैसे मान लो दो बैलों की कथा है तो ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है, और एक ये कहानी है, इसके अंदर इस तरह से दो बैल हैं और वो ऐसे भाग जाते हैं, फिर वापस अपने मालिक के पास आ जाते हैं। बस मोटी मोटी बातें आपको पढ़नी है। अभी आपके पास टाइम है, तैयारी करने के लिए समय है अभी आपके पास, क्योंकि आपके पेपर का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अभी तो फार्म की ही कल लास्ट डेट थी, वैसे एक्सटेंड भी कर दी गई डेट तो अब फार्म की ही। तो भाई अंदाजा है कि आपका पेपर अप्रैल लास्ट में या मई में होगा, तब तक आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। आपके पास अच्छा टाइम है ये तैयारी करने का, आप तैयारी कर जाओगे, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर बैच है अचीवर एकेडमी के अंदर, जो हिंदी का पीजीटी हिंदी का बैच हमने चलाया था, और बहुत से बच्चों ने ये ले भी रखा है, काफी बच्चों ने ले रखा है, और बच्चों की मदद भी बहुत मिली है, बच्चों ने इसे एस्टेट क्लियर किया है, केवीएस के अंदर भी अच्छा स्कोर बना रहे हैं बच्चे, एनवीएस का पेपर भी क्लियर किया है। क्योंकि एक ही बैच के अंदर मैंने जो उसके अंदर पढ़ाया है, देखो आएगा तो वही पेपर में, क्या संज्ञा बदल जाएगी, क्या समास बदल जाएगा, क्या अलंकार बदल जाएंगे, या भक्ति काल बदल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, या रीति काल बदल जाएगा, वही कवि वही लेखक वही तुलसीदास वही सूरदास वही कबीर वही जायसी, चाहे पेपर कोई भी हो। अब बच्चे हमेशा इस बारे में एक भ्रमित से रहते हैं कि मैडम जो आपका बैच है वो पीजीटी स्क्रीनिंग का है, या मैं टीजीटी का पेपर दे रहा हूँ, या मैंने तो एस्टेट के लिए लिया हुआ है, या मेरा पेपर अब इस चीज का है। अरे क्यों कंफ्यूज होते हो, बात तो सारी वही है। क्या वो बातें बदल जाएंगी? अब ये बताओ, क्या विलोम बदल जाएंगे, क्या पर्यायवाची बदल जाएंगे? पेपर कोई भी हो, चाहे चाहे किसी भी पेपर के अंदर पर्यायवाची आ रहे हो, पर्यायवाची तो यही रहेंगे, है ना। चाहे किसी भी पेपर के अंदर समास आ रहा हो तो समास के नियम तो वही रहेंगे, समास के रूल्स थोड़ी ना बदलेंगे। आपको हिंदी ग्रामर तैयार करनी है, आपको हिंदी लिटरेचर तैयार करना है, आपने किसी एक पेपर के लिए उसको स्पेशल तैयार नहीं करना। पेपर चाहे कोई भी हो, अगर आपकी कमांड है तो आप कर जाओगे, सीधी सी बात है बस। ठीक है, तो ये जो सारा कुछ मैंने आपको पूरा का पूरा टोटल का टोटल करवाया हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने ऐप पर उस कोर्स में बच्चों को नहीं करवाया, सब कुछ करवाया हुआ है। कोई एक सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैडम ये वाला टॉपिक तो आपने नहीं करवाया, ये तो रहता है। सब कुछ मैंने करवाया हुआ है और बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी अपनी तैयारी कीजिए, और अगर कोई हिंदी लिटरेचर का बैच लेना चाहता है तो वो अचीवर एकेडमी से परचेज कर सकता है। ठीक है, तो सभी को अभी तो तैयारी के लिए सभी को बेस्ट विशेस, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। अच्छी भर्ती है, हरियाणा की है, मेवात के अंदर है, हिंदी की जो पोस्ट है, फिर क्या हो गया, मेवात के अंदर है तो उसके अंदर भी तो आधा गुड़गांव आ जाता है, आसपास का बहुत सा एरिया आ जाता है। तो आपको तैयारी करनी है अच्छी डट के, अच्छी तैयारी होगी तो पेपर चाहे कैसा भी आए, आसान आए तो भी कर जाओगे, मुश्किल आए तो भी कर जाओगे। ठीक है, तो आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, और मन लगाकर पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।